सेकंड यूनिट है पेपर सेकंड की। चलिए बेटे, हमारी सेकंड यूनिट है, 12 मार्क्स की हमारी यूनिट है। ये क्या है आपका? एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये इसका नाम है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, यानी कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पे भारत की एजुकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या विशेषताएं थी, ये बात पढ़ोगे। दूसरा पॉइंट आप क्या पढ़ोगे इसमें? इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन कॉन्टिन्यूटीज विद एंड शिफ्ट फ्रॉम कॉलोनियल लिगेसी। फिर क्या है हमारा? समकालीन भारत की जब वह क्या है उस पे शिफ्ट हो जाता है अंग्रेजी शासन से समकालीन भारत, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसी। फिर क्या है? भारत में इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसी बनाई गई, ये वाली बात पढ़ेंगे। रोल ऑफ एजुकेशन in reproducing dominance and challenging marginalization with reference of class, caste, gender and religion। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है। आपके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे क्लास को लेकर, कास्ट, जेंडर, रिलीजियन। उसके बाद टीचर एंड सोसाइटी, अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टीचर स्टेटस, ठीक है, टीचर और सोसाइटी का क्या रोल है, ये सारी बातें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। 12 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है, निकाल लीजिए। अब बात आती है आपकी, नवीन बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बात आती है प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, ठीक है, कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। औपनिवेशिक शासन से अभिप्राय होता है बेटा प्रोमिनेंट या कॉलोनियल रूल से मतलब होता है जब कोई विदेशी आकर हमारे देश के ऊपर शासन करते हैं, जैसे कि अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है। तो जिसने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाकर अपने देश में बैठे बैठे भारत के ऊपर राज किया, तो ये क्या कहलाया आपका? औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल रूल्स, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर आए थे सन 16 यानी कि 1600 ईस्वी में वो यहाँ पर आए। वो जस्ट एक बिजनेस करने के लिए यहाँ आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने स्थापना की और धीरे धीरे करके पूरे भारत को अपने अंडर ले लिया और भारत को गुलाम बना दिया। अब उस टाइम पे भारत की जो एजुकेशन थी अंग्रेजों के दौरान, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या क्या विशेषताएं थी? अंग्रेजों ने क्या थे, जो प्राइमरी स्कूल थे वो बनाए जिसमें कंपनी के कर्मचारी और जनसाधारण के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स खोले, ठीक है, और उनमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। कोलकाता में 1781 में मदरसे स्थापित किए क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का आम उद्देश्य मुसलमानों के प्रभावशाली वर्ग को प्रभावित करना था। यानी कि इन्होंने ये बता दिया बेटा इसमें कि उन्होंने क्या क्या काम किया इस दौरान, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए। एक बार बेटा प्रीति रीड आउट कर दे इसको, इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, बस यही बता रखा है इसने कौन कौन से क्या क्या किए। ओके मैम। भारत में मैम एक मिनट। भारत में औपनिवेशिक शासन से अभिप्राय उस विदेशी शासन से है जिसके प्रमुख भारत में ब्रिटिश रहे हैं, जिसने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाकर देश में बैठे बैठे अपने चंद कारिंदों के बल पर भारत में राज किया है। अतः भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा को लेकर किए गए कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित कार्य किए। अंग्रेजों ने ऐसे प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जिसमें कंपनी के कर्मचारी और जनसाधारण के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। कोलकाता में 1781 में मदरसे स्थापित किया, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के प्रभावशाली वर्ग को प्रभावित करना था। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया गया ताकि नवविजित प्रदेशों की हिंदू जनता खुश हो सके। कलकत्ता में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, जो भारतीय भाषा, हिंदू मुस्लिम कानून व भारतीय इतिहास की शिक्षा देता था। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू किया गया। इसके पश्चात कंपनी सरकार का यह कर्तव्य हो गया कि वह भारतवासियों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे। इस कार्य के लिए एक अच्छी रकम भी निर्देशित की गई। 1818 में ब्राह्मण वर्ग को प्रसन्न करने के लिए पूना में संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र लागू हुआ। भारत में मैकाले की विचारधारा की कड़ी आलोचना हुई। लॉर्ड मैकाले की घोषणा पत्र के लागू होने के पश्चात भारत में बेरोजगारी बढ़ी। 1854 ईस्वी में वुड परिपत्र लागू हुआ, जिसमें घोषणा की गई भारत में यूरोपियन ज्ञान के प्रसार का माध्यम अंग्रेजी व देशी भाषाएं दोनों ही हो। भारत के सभी उच्च स्कूलों में जिनमें योग्य शिक्षक हो, इन दोनों भाषाओं की शिक्षा आयोजित भी की जाए। भारत में शिक्षा प्रसार के विषय यूरोप के समुन्नत कला, कौशल, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य, संक्षेप में यूरोपियन ज्ञान हो। इस दौरान 1858 ईस्वी में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। 1859 में स्टेनल का घोषणा पत्र आया। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। 1892 में हंटर आयोग की सिफारिश आई। इनमें निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया: शिक्षा विभागों का निर्माण व विकास, शिक्षा साधनों का भारतीयकरण, विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, स्त्री तथा व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, कम से कम प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में नॉर्मल स्कूल की स्थापना, स्थानीय भाषा मैडम का कौन सी पेज प्रयोग पे है ताकि जनसाधारण में शिक्षा प्रसार हो, मैडम जी? प्रांतीय सरकारों द्वारा अधिक आर्थिक सहायता। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कुछ सिफारिशें लागू की। 1929 ईस्वी में हॉटर कंपनी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा की प्रगति में संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा गुणात्मक उन्नति पर बल दिया गया। साथ ही अध्यापकों के परीक्षण, रिफ्रेशर कोर्स व स्थिति को सुधारने पर बल दिया गया। 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई। इस प्रकार औपनिवेशिक काल में दिखावे के लिए तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनेक कार्य हुए, परंतु वास्तव में सभी योजनाओं का उद्देश्य भारत में क्लर्क पैदा करना था तथा भारतीयों को निम्न दर्जे तक की शिक्षा के लिए ही सीमित रखना था। देखो बेटा क्या बताया गया इसमें आपका मैडम जी अंग्रेजों तुम में यहाँ सॉरी मैडम जी, किस पेज पे है ये? बेटा ये पेज नंबर 36 है, जी जी, थैंक यू मैम। देख लो। इसमें क्या बताया गया भाई भाई ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के लिए क्या क्या किया, तो उनके बारे में बता दिया कि उन्होंने पहले ये स्कूल खोले कि सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फिर उन्होंने मदरसों की स्थापना की। बनारस संस्कृत कॉलेज उन्होंने बनाया। चार्टर एक्ट उन्होंने लागू किया। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, ठीक है। और उन्होंने पूना में संस्कृत कॉलेज खोले। 1834 में मैकाले का घोषणा पत्र उन्होंने लागू किया। जो आपका चार्टर एक्ट है, मैकाले का पत्र है, वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट है, ये
मुख्य है यहाँ पे, जो आगे पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार क्या है अलग अलग काम किए, कहने को तो इन्होंने ये काम किए, लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियंस को क्या है एजुकेशन देना नहीं था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस में ऐसे क्लर्क पैदा किए जाएं, ठीक है, ताकि हमें क्या है ब्रिटिश से क्लर्क ना बुलाने पड़े अपने यहाँ के काम संभालने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश से आएंगे तो भाई ज्यादा उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो हमें भारतीयों को ऐसी एजुकेशन देनी है जिससे क्या है ये पढ़े और क्लर्क, हमारी जो क्लर्क का काम है ये लोग संभाल लें, ठीक है। हाँ जी, वैसी ही बातें हैं, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा यही बताया गया कि अंग्रेजों ने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एक तो आपका 1813 वाला चार्टर एक्ट, उसके बाद आपका मेकाले की मिनट्स बनेंगे, और जो बेसिक एजुकेशन थी महात्मा गांधी की उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक एजुकेशन के ऊपर। हाँ, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो दे रखी है इन्होंने, एजुकेशन पॉलिसी जो दे रखी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। जो ये हम पढ़ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। हाँ, एनसीएफ 2005 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अभी आता है आपका औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति। अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी कि कॉलोनियल रूल्स वाले क्वेश्चन के अंदर। मैम हमारी बुक में तो इन्होंने सिर्फ मैम पैराग्राफ दे रखा है 2 पेज में फिनिश करके, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम से इन्होंने स्टार्ट करा है। ओके, कोई नहीं बेटा, बस ये बता रखा है कि अंग्रेजों ने क्या किया हमारे, बस समझ में आना चाहिए आपको कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया हमारे लिए। बस दो चार उन्होंने स्कूल्स के बारे में यहाँ पे डिनोट कर दिया, हमारी बुक में पॉइंट्स में बता दिया, बस फर्क कितना ही है, और उन्होंने कुछ अलग तो किया नहीं होगा। मैम मेरे को ये पूछना था मैम, जैसे हमारी इंग्लिश मीडियम की ये वाली बुक है जो हम फॉलो कर रहे हैं, मैम हमें हिंदी मीडियम की भी लेनी पड़ेगी? नो नो, क्यों लेनी पड़ेगी बेटा, जब आप इंग्लिश मीडियम में हो तो। मैम इसी से हो जाएगा ना, हाँ, अगर हम इसी से ये फॉलो करते हैं सफिशिएंट तो? है, आपकी बुक सफिशिएंट है, आप जस्ट अपने सिलेबस को देखो। बुक्स में तो कुछ एक्स्ट्रा भी ओके चीजें मैम। दे रखी होती है, आप जस्ट पेपर में जाने से पहले अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। सिलेबस में जो जो एक एक पॉइंट है उसी में से इससे एक्स्ट्रा तो कुछ बनाएंगे नहीं वो पेपर में, ठीक है। मैम हम तो स्टार्टिंग से लेके ही चल रहे हैं, पेपर वाले दिन तो बस हम शॉर्ट नोट से रिवीजन करेंगे। वेरी गुड बेटे, ठीक है। अब अगला है आपका क्वेश्चन, जो आपकी कॉलोनियल्स जो रूल्स था उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन दी गई उसके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं, यानी कि अंग्रेजों ने जो हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका क्या तो इंडियंस को लाभ हुआ और क्या उसकी हानि हुई, उसके बारे में एक पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने। कौन सा बच्चा पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा तो फिर प्रीति ही कंटिन्यू करेगी। ओके मैम। मैम टॉपिक? टॉपिक है बेटा यही है, अगला ही है आपके जो कॉलोनियल्स जो रूल्स हैं उसके क्या तो बेनिफिट रहे इंडियंस को और क्या उसके डिसएडवांटेजेस रहे। मैडम ये बुक है ना, शिक्षा समाज पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम तथा अधिगम करता। हाँ जी, यही बुक है बेटे, देखो ये मैडम वाली। से पता ही चल। अच्छा जी जी। यही है आपके पास या मैम अलग है? करूँ कंटिन्यू? हाँ जी बेटा, पढ़िए। औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के गुण एवं दोष। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में भी बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमारे व्यक्तिगत व राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक थी, किंतु साथ ही इसमें बहुत सी ऐसी बातें भी थी जिनसे हमारा बड़ा उपकार हुआ। अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों पर अंग्रेजों के द्वारा लादी नहीं गई थी, जबरदस्ती आरोपित नहीं की गई थी, बल्कि नए तथा पुराने, पश्चिमी तथा पूर्वी, रूढ़ि तथा प्रगति आदि विरोधी भावनाओं के घात प्रतिघातों से पृष्ठपुष्टि हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के भारत में आरोपण का श्रेय बहुधा मैकाले को जाता है। अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी हेस्टिंग्स, मिंटो, प्रिंसिप प्रिंसिप भी अंग्रेज ही थे।
अंग्रेज ही थे, ना कि भारतीय। निष्पक्ष रूप से यदि देखें तो भारतीय संस्कृति व प्राचीन साहित्य के संबंध में मैकाले का जो अहम न्यायतापूर्ण विचार था, उसके लिए हम उसे चाहे जो भी कहे, परंतु यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा नए ज्ञान का जो सिद्धांत उसने प्रतिष्ठापित करवाया, वह जमाने भर के विचार से भारत में अंग्रेजी हुकूमत का सबसे उपयोगी व क्रांतिकारी निश्चय था। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की सबसे बड़ी देन यह थी कि इसने भारतीय मस्तिष्क का द्वारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए खोल दिया। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय उन नए विचारों से अवगत हो सके जो सामाजिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में पाश्चात्य देशों में समुत्पन्न हो चुके थे तथा हो रहे थे। जब धर्म के नाम पर अनाचार व भ्रष्टाचार की तूती बोल रही थी, जब राजनीतिक विशृंखलताओं व सामाजिक विभेदों से समाज अंधकार में डूब रहा था, तब भारतीय चेतना पाश्चात्य विचारों के संपर्क में व जीवंत हो उठी। भारतीय जीवन को गतिशीलता पाश्चात्य ज्ञान व नए विचारों ने ही दी। देखो बेटा, यहाँ पे मैक्स जो म्यूलर, पाश्चात्य, एक मिनट, यहाँ पर जो ये पाश्चात्य ज्ञान है, इसका मतलब है जो वेस्टर्न जो एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ पे पहले इंग्लिश नहीं पढ़ी जाती थी, हम तो संस्कृत, वेद, उपन्यास ये पढ़ते थे। तो जो पाश्चात्य ज्ञान यहाँ पे है कि जो अंग्रेजों के वहां पे जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है, उसको पाश्चात्य ज्ञान बोला है इन्होंने। कंटिन्यू बेटे। मैक्स म्यूलर, मोनियर, विलियम्स जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने ही भारतीय साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन किया था, जिससे भारत का शिक्षित मध्य वर्ग अपनी सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन तथा सही परिग्रहण की ओर प्रेरित हो सका। अंग्रेज अफसरों ने अपने स्वार्थ के लिए ही सही भारतीय भाषाओं का अध्ययन तो किया, इनके व्याकरण तैयार किए, इसके शब्दकोश बनाए आदि। इन्हीं लोगों ने कई भाषाओं की पहली पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। गियर्सन के द्वारा रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आज भी भारतीय भाषाओं के संबंध में एक सम्मानित ग्रंथ माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का गुणात्मक रूप अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः ही प्रकट हुआ, न कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का ऐसा स्पष्ट लक्ष्य था, परंतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा भारत की असंख्य देशी पाठशालाएं, जो कि सदियों से भारतीय जनता की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही थी, सर्वथा बेकार मानी गई और इनके पदानुसार इनके पुनरुद्धार का कोई प्रत्यय न हुआ और ये भारतीय धरती से विलुप्त हो गई। भारतीय जन शिक्षा को गहरा आघात पहुंचा। अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग से छात्र के मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव पड़ा। शिक्षकों की चेष्टाएं नए ज्ञान अर्जन की अपेक्षा अंग्रेजी पर प्रभुत्व कराने में केंद्रित रह गई। स्कूलों के अध्यापन में अंग्रेजी की वेदी पर अन्य विषय की शिक्षा कुर्बान कर दी गई। भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वतंत्र विकास की प्रेरणा व अवसर दोनों ही छीन लिए गए। कुछ अंग्रेजी पदाधिकारियों को भारतीय संस्कृति व साहित्य से लगाव था, तो कुछ भारतीय संस्कृति को निम्न कोटि का मानते थे। भारत में अंग्रेजी ने ऐसे लोगों को उत्पन्न कर दिया जो अपने देश में ही विदेशी हो गए, जो कि रंग रूप में भारतीय परंतु रहन सहन, आचार, रुचि विचार में अंग्रेज हो गए। अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीय शिक्षा के प्रशासन का कार्य सामान्यतः औसत दर्जे के लोगों द्वारा होता रहा। शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर अंग्रेज ही प्रतिष्ठित होते रहे। फिर भी शिक्षात्मक विभाग नीचे ही रहा। जो भी शिक्षा नीति लागू की जाती, वह किसी शासक के भारमुक्त होते ही त्याग दी जाती व नई नीति बनाई जाती। परंतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमारे विचारों को एक नया संपदन
नई चेतना व स्फूर्ति प्रदान की तथा इन्हें दूसरों के साथ बांटने लायक बना दिया। इसी शिक्षा पद्धति ने ही लगभग 1000 वर्षों की हमारी एकांत एकांतता मिटा दी, जिससे हम संसार के मानव समुदायों के साथ प्रगति पथ पर कदम बढ़ाने में शीघ्र समर्थ हो सके। हमें मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों की सांस्कृतिक देन भारत में उनके जाने के बाद भी विद्यमान है और रहेगी, और सतत प्रगतिशील भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर एक हो जाएगी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, आप लोगों ने पढ़ा अभी कि औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के क्या क्या गुण रहे और क्या क्या दोष। अगर देखा जाए तो मेन अंग्रेजों का कंसेप्ट क्या था, उन्होंने हमारे इंडियंस के जो वेद वगैरह उनको नहीं पढ़ाया, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ लागू किया, जहाँ पर इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा जिसको बोला है, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर लागू किया। और इनके वेस्टर्न शिक्षा के क्या थे, कुछ इनके वहीं के जो मैकाले हो गए, ठीक है, और मिंटो प्रिंस अंग्रेज ही थे, न कि भारतीय अंग्रेजी। इसमें क्या थे, कुछ तो इनके लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा को देने के फेवर में थे, और कुछ इन अंग्रेजों में से कुछ लोग ऐसे थे जो उसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव क्या था कि अंग्रेजी भाषा में इन लोगों को क्या है, ज्ञान प्रोवाइड कराया जाए। उनकी सबसे बड़ी देन ये कि उन्होंने भारतीयों को क्या है, वेस्टर्न जो ज्ञान विज्ञान था, जो नॉलेज थी, उसके साथ भारतीयों को जोड़ा। हाँ, ये बात हमें क्या है, हमारे लिए फायदेमंद रही कि वेस्टर्न एजुकेशन से उन्हें जोड़ा, उन्होंने हमें इंग्लिश से जोड़ा। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज में भी आपस में क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने हमारे लिए क्या फायदेमंद बात की कि उन विचारों से जो सामाजिक राजनीतिक वैज्ञानिक क्षेत्रों में पासम्मुत हो चुके हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के हमने क्या है, एक नया लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। और जो हमारी सोशल है, पॉलिटिकल है, और जो साइंस के एरिया में है, यहाँ पर इन्होंने क्या है, जो जो उन्होंने वहाँ पे कर रखे थे एक्सपेरिमेंट, उनसे हम अवगत हुए, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इनका रहा, जो उनकी जो गतिशील जो वेस्टर्न नॉलेज थी, नए विचार ही इन्होंने हमें दिए। और तो कुछ खास फर्क है इन्हें हमें नहीं बताया, ठीक है। कुछ नए शब्दकोश से, कुछ नई ग्रामर से हमें रूबरू कराया, ठीक है। कुछ मैगजीन वगैरह इनसे बताया गया, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा रहे हमें। डिसएडवांटेजेस क्या रहे इसमें, डिसएडवांटेजेस ये रहे कि इन्होंने, अंग्रेजों ने, हमारी जो इंडियन एजुकेशन की जो पॉलिसी थी उसको क्या है, पूरी तरह से क्रिटिसाइज कर दिया। हमारे जो इतिहास है उसको इन्होंने मिटाने की कोशिश की। हमारे लोगों ने जो जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो जो इन्होंने, उनको कहीं पर भी इन्होंने नहीं दिखाया। इन्होंने जस्ट अपने ही उनको क्या है, प्रमोट करते रहे। भारत के जो भी ग्रंथ थे, वेद थे, उनकी कोई शिक्षा इन्होंने नहीं दी हमें, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अंग्रेजों के लिए बाबू लोग तैयार करना। बाबू लोग तैयार करने का मतलब सस्ते क्लर्क बनाना, यानी कि रंग रूप से तो वो क्या है, भारतीय होंगे, लेकिन आचार विचार से वो क्या होंगे, अंग्रेज होंगे, ठीक है। तो इसका कुछ कोई खास फायदा हमें नहीं हुआ। अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक देन है भारत में, उनके जाने के बाद भी क्या है, वो आज भी हमारे विचारों में, या कहीं ना कहीं अंग्रेजों की वो सोच आज भी हमारे यहाँ पर जीवित है। और कंटिन्यूअसली क्या है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो भारतीय कल्चर के साथ मिलजुल कर धीरे धीरे क्या है, एक होती जाएगी। अब तो क्या है, पहले यानी कि जो इंग्लिश की देन है वो ब्रिटिश की है, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये हमारे उसमें पूरी घुल मिल चुकी है। तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इस पैराग्राफ में बताई हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। उसके बाद आता है आपका 1813 के चार्टर एक्ट का परिचय दीजिए और उसके उद्देश्यों का प्रकाश डालिए, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, कौन सा बच्चा रीड आउट करेगा इसको? मैम, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें लॉर्ड मैकुले दे रखा है, एडम रिपोर्ट दे रखा है, वुड्स डिस्पैच 1854, बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937, वर्धन स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937,
और फिर सर्जन प्लान 1944 और उसके बाद हाँ मैम इसमें इतना ही दे रखा है, फिर वेरी शॉर्ट दे रखे हैं, फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53, कोई इंडियन बात ना, एजुकेशन देखिए कमीशन। इसको आप नोट कर लो। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ये आ रखा है पेपर में HBSC में आपका, ठीक है। और इसको वहां से कर लेना मैम गूगल से, उसके बारे में आपको सारा का निकल के आ जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके मैम। देखो इसमें क्या था भाई, ये मैं ही पढ़ा देती हूँ। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या बताया गया कि अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का प्रारंभ 1813 से माना जाता है। यानी कि अंग्रेजों ने जो भारत की शिक्षा की जो जिम्मेदारी ली वो 1813 का जो उन्होंने चार्टर एक्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मजबूरी में क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम लागू करने की जिम्मेवारी लेनी पड़ी उन्हें, मजबूरी थी उनकी, क्योंकि वहां से उन्हें क्या थे महंगे बना बुलाने पड़ते थे और यहाँ पर उनको सस्ते में मिल जाएंगे। तो 1813 में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया और इसमें यानी कि कंपनी कंपनी यहाँ पे किसको बोला गया है, अंग्रेजों की जो थी ब्रिटिश कंपनी बोला जाता था उन्हें, ठीक है, उसका ही रूल्स चलता था। एक आर्टिकल जोड़ा गया 43 जिसमें क्या है इंडियंस की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ उसमें प्रावधान कुछ आर्टिकल्स जोड़े गए। इसमें सबसे पहले तो विवाद का विषय बना कि भारतीयों को अगर हमें एजुकेशन देनी है तो वो किस लैंग्वेज में दी जाए, हिंदी माध्यम से दी जाए या इंग्लिश माध्यम से दी जाए या फिर संस्कृत माध्यम से दी जाए या अरबी माध्यम से, किस माध्यम से अंग्रेजों ने ये सोचा कि किस माध्यम से हम भारतीयों को शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या है कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ इवेल्युएशन है, कुछ क्रिटिसाइज हैं, वो अब देखते हैं हम। इस जो आर्टिकल 43 है उसमें क्या क्या बताया गया। गवर्नर जनरल के लिए काउंसलिंग में ये गाइडलाइंस देना न्याय सम्मत होगा कि सैन्य, नागरिक और वाणिज्य संस्थानों के खर्चे एवं ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के पश्चात अंग्रेज सरकार को लगान, आमद तथा लाभों का जो अधिक बचेगा उसमें से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यानी कि जो धारा 43 है उसमें ये बात जोड़ी गई कि जो जनरल गवर्नर है वो उसको जितना भी टैक्स मिलेगा, चाहे वो टैक्स लगान के तौर पर हो या फिर सरप्लस जो भी प्रॉफिट है उसके तौर पर हो, तो उसमें से 1 लाख रुपए हर साल भारतीयों की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये बात इन्होंने लिखी। उसके बाद क्या है, संस्कृत एवं अरबी प्रचलित भारतीय साहित्य का उदार एवं विकास किया जाएगा और प्रबुद्ध भारतीय नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि संस्कृत में और अरबी भाषा में जो भी भारत का लिटरेचर है उसको डेवलप किया जाएगा और इंडियंस को भी उससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा। तीसरी बात इन्होंने क्या लिखी इस चार्टर एक्ट में कि भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों के नागरिकों को विज्ञान विषय की शिक्षा देनी प्रारंभ की जाएगी और विज्ञान सोच का यानी कि साइंस की जो नॉलेज है वो भी इसमें इनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इस एक्ट में उन्होंने संस्कृत और अरबी में उपलब्ध जितने भी हमारे लिटरेचर थे उसके उत्थान की बात की, लोगों को प्रोत्साहित करने की बात की और भारतीयों में फैलाने में उत्सुकता थे। और ये क्या है वैज्ञानिक सोच फैलाना चाहते थे कि भारत के ये मानते थे कि भारत के लोग तो क्या है अंधविश्वासी हैं। तो इन्होंने ये कुछ 2-3 पॉइंट अपनी धारा में जोड़े कि भाई हमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना जो बातें लिख दी वो सारी सच होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये बातें यहाँ पे लिख दी कि हमें 1 लाख रुपए हर साल भारतीयों के लिए खर्च करेंगे, ठीक है। लोगों को क्या है एजुकेटेड बनाया जाएगा, ठीक है। और उनका सपना ये था कि भारत में शिक्षा की पद्धति में नींव का पत्थर साबित होगी और समय आने पर सरकारी और मिशनरी स्कूलों को एक सामान्य ढांचे में एकरूप कर देगी। इस प्रकार 1813 का जो चार्टर एक्ट था वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है, क्योंकि उससे पहले तो अंग्रेजों ने भारतीयों के बारे में सोचा ही नहीं, पहली बार चलो सोचा है, यहाँ पे इन्होंने एक शानदार सफलता मिली। तो सबसे पहली बात क्या आई इसकी सामने निकल के कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा अंग्रेज सरकार की जिम्मेदारी बनाई गई। शिक्षा
पर सालाना 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। स्कूलों की मिशनरीज के द्वारा भारत में बड़ी मात्रा में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की जाएगी। 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट भारतीय शिक्षा के मील का पत्थर साबित हुआ और उदार विकास और तरीके नहीं बताए गए। इस एक्ट में आलोचना के रूप में उद्धृत कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, ये सिर्फ नाम लिखा, डेवलपमेंट कैसे की वो तो नहीं बताया, तो इसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसमें इतनी कुछ बातें नहीं है, मेन 3 बातें हैं जो इस चार्टर में लिखी गई, वही आपको वहां पे पेपर में एक्सप्लेन करनी है। कौन सी? एक तो हर साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, दूसरा भारतीय लिटरेचर को डेवलप किया जाएगा, लोगों को क्या है शिक्षा दी जाएगी, उनको क्या है साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड। यही 3 पॉइंट है, इन्हीं को आगे पीछे घुमा के लिख दिया। समझ में आ गया? अब था मेकाले के मिनट पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। भाई मेकाले था जो उस समय पे जो लॉर्ड मेकाले थे 1835 में, यानी कि देखो जब इन्होंने 1813 में, एक स्टोरी की तरह सुनना है इसको, 1813 में जब अंग्रेजों ने क्या कर लिया कि भाई भारत में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। भाई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो फिर अब उसके लिए लोगों को चुना गया कि भाई कोई तो ड्राफ्ट बनाओ, कोई फ्रेमवर्क करो, कोई ढांचा बनाओ कि किस तरीके से हम इन भारत वालों को क्या है शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग लोगों को चुना यहाँ पे, जैसे लॉर्ड मैकाले को चुना और फिर और वुड डिस्पैच थे, यानी कि कई लोगों को ये काम जिम्मेवारी सौंपी गई कि भाई आप एक रिपोर्ट तैयार करो और हमें बताओ कि किस तरीके से हम इन इलिटरेट इंडियंस को हम क्या है पढ़ा सकें। ठीक है, ऐसे वो शब्द वहां पे यूज करते थे। तो इसी के दौरान क्या थे, एक लॉर्ड मैकाले थे जिन्होंने क्या है 10 जून 1934 को वो भारत में गवर्नर जनरल बन के आए। ठीक है, भारत में आते ही क्या है उनके ऊपर शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना क्या है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको क्या है मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। मैकाले मिनट्स, इसमें और क्या क्या बताया गया? देखो फिर क्या है, उन्होंने 1813 में 1813 में जो इन्होंने बनाए थे चार्टर्ड एक्ट, उनको पूरी डिटेल में इन्होंने स्टडी किया मैकाले ने, और 2 फरवरी 1835 में अपना क्या है पत्र सौंपा, अपनी रिपोर्ट सौंपी जो इसने स्टडी की थी। अब देखो भाई इसने क्या क्या स्टडी की थी, देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बनाया कि एम क्या है, हम क्यों दे रहे हैं इन भारतीयों को एजुकेशन। दूसरा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तीसरा, स्टॉपिंग ऑफ ग्रांट टू ओरिएंटल स्कूल, जो प्राच्य विद्यालय है द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदानों को बंद करो। प्राच्य, देखो भाई एक ना इसमें 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा पाश्च्य, एक होएगा प्राच्य। प्राच्य का मतलब होता है जो इंडियंस स्कूल थे, जो भारतीयों में जैसे गुरुकुल सिस्टम थे ये वाले, और पाश्च्य जो वेस्टर्न स्कूल जो वो खोलने की बात कर रहे थे। आगे, मैकाले व्यू अबाउट इंडियन स्कॉलर्स और मीनिंग ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। ठीक है, भारतीय विद्वानों के संबंध में मैकाले के क्या विचार थे। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति मिली या नहीं मिली, इसके बारे में बताते हैं। तो लॉर्ड मैकाले सबसे पहले तो इसने एम बताया कि हम भारतीयों को एजुकेशन क्यों दे रहे हैं। अंग्रेजों को भारत को अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाकर अंग्रेजी शिक्षा को फैलाना चाहते थे। मेन ऑब्जेक्टिव तो क्या था ये कि हम इनको एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन इनको इनके सब्जेक्ट्स की नहीं देंगे, इनके वेद उपन्यास इनको नहीं पढ़ाएंगे, हम तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा इन्हें देंगे। ठीक है, ये क्या है एक ऐसे व्यक्तियों एक ऐसी क्लास डेवलप करना चाहते थे जो भारतीयों के लिए क्या है आचार विचार तो अंग्रेजों जैसे हो, शक्ल सूरत क्या है भारतीयों जैसे हो, यानी कि वो भारत में ही और नए अंग्रेज पैदा करना चाहते थे। ये इनकी शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, शिक्षा का माध्यम सिर्फ इंग्लिश रहेगा, इन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। मातृभाषा में को शिक्षा के माध्यम बनाए जाने के जो इन्होंने बोला कि अगर इनके मातृभाषा में ही हम इनको पढ़ाएंगे तो ये वही पिछड़ी हुई सोच रहेगी इनकी।
ठीक है। ये इनकी भाषा क्या है, अविकसित है, इस भाषा का कोई वो नहीं है, यानी कि उन्होंने भारतीय भाषाओं का बहुत अपमान किया। और मेन उन्होंने क्या है, अंग्रेजी भाषा में ही भारतीयों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला कि जो भारत वाले जो ये स्कूल, जो ये गुरुकुल सिस्टम है, जो धर्म के प्रचार है, तो जो सरकार, तो इनको बंद करो, इनके ऊपर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो इंडियन स्कॉलर्स थे, यानी कि जो उस टाइम पे जो स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे थे या पीएचडी कर रहे थे उस टाइम पे, तो मेकाले का मानना था कि जो भारतीय विद्वान हैं या भारतीय इंडियन स्कॉलर्स हैं, वो ऐसे विद्वान हैं जिसने अंग्रेजी साहित्य को भली भांति पढ़ा है। अतः स्पष्ट है कि मेकाले के अकॉर्डिंग उसका अर्थ कि भारत के लोगों को वेस्टर्न फिलोसफी या इंग्लिश फिलोसफी से संबंधित पूर्ण ज्ञान देना चाहते थे। इसी कारण मैकाले यह चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य दर्शन। अब देखो भाई, इंडियन स्कॉलर्स के प्रति इसका क्या नजरिया था, क्योंकि इंडियन स्कॉलर्स ने भी क्या है, इंग्लिश फिलोसफी के आधार पर ही एजुकेशन प्राप्त की थी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमें भारतवासियों को अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य दर्शन में पारंगत हो, यानी कि स्कॉलर्स भी क्या बनाना चाहते थे, ये अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। और वहीं की जो वेस्टर्न जो फिलोसफी है उसी को इंडियंस को सिखाना चाहते थे। अब उसके बाद इसके में मेकाले का जो लेटर, इन्होंने जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की, उसको अप्रूवल मिला, ठीक है। 15 फरवरी 1835 को अपने विचारों को, अपने जो रिपोर्ट थी उसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और उसने कुछ क्या है, कुछ अंग्रेजी शिक्षा के कुछ फायदे गिनवाए, कुछ वो गिनवाए, उसकी कुछ डीमेरिट्स गिनवाए, ठीक है। तो ये क्या थे, ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय पद्धति के हिसाब से शिक्षा ना दी जाए, और अंग्रेज भी यही चाहते थे। और इसी के साथ क्या है, जो लॉर्ड मैकाले है, इनके पत्र को क्या है, स्वीकृति मिल गई और भारतीयों को इंग्लिश मीडियम में ही शिक्षा देने शुरू कर दी। तो ये था आपका लॉर्ड मैकाले का मिनट्स, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के मिनट्स बोल सकते हो, उनकी रिपोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा, इसको जस्ट एक स्टोरी की तरह समझोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा, रटने की कोशिश करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है बेटे। उसके बाद बात आती है आपकी ब्रिटिश राज्य में शिक्षा के उद्देश्य पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश काल के दौरान, यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था एजुकेशन का। देखो कुछ कुछ तो तुम्हें भी समझ में आने लग गया होगा, क्या ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों का, क्या उद्देश्य था? मैम, जो उनकी जो इंग्लिश सभ्यता थी, जो अंग्रेजी जो उनका वो था, संस्कृति थी, वो सारे भारत के अंदर फैलाना, और जो भारत के जो वेद उपन्यास, जो भारतीय शिक्षा थी जो मेन, उसको खत्म करना। हाँ, और क्लर्कों की भर्ती करना, अपने लिए ट्रांसलेटर बनाना। सिर्फ अपने ही आदमियों को प्रमोट करना, ज्यादा हाँ से जी, ज्यादा अपनी संस्कृति को प्रमोट करना, मतलब हाँ उनका जी, एक तरीके से भारतीय संस्कृति को खत्म करने का एम था। हाँ जी। और जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश जो चीजें हैं उनके प्रति क्या है, उनको अट्रैक्ट करना। भाई ये अंग्रेजी में बोलेंगे, फिर इंग्लिश सीखेंगे, तो इनको अपनी चीजें तुच्छ लगने लग जाएंगी, छोटी लगने लग जाएंगी, तो ये किसकी तरफ भागेंगे, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागेंगे, ठीक है। मैम, क्रैश क्रॉप्स को इंडिया के अंदर इन्वेंट करना, जिससे इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न हो। बेटा ये तो फ्री शिक्षा दे रहे थे ना। मैम, फ्री शिक्षा तो दे रहे थे, लेकिन क्रैश क्रॉप्स भी इन्होंने इन्वेंट करे थे इंडिया के अंदर। ओके, और क्या क्या हो सकता है, ये एक ऐसी क्लास यहाँ पर डेवलप करना चाहते थे जो क्या है, वैसे तो भारतीय हो लेकिन सारे रहन सहन और सब कुछ में कैसी हो, अंग्रेज हो, ठीक है। नए अंग्रेज, भारतीयों की शक्ल में नए अंग्रेज पैदा करने चाहते थे। और इन्हें क्या था, जो इनका ट्रांसलेटिंग लिटरेसी मास्टरपीसेस, ब्रिटिश राज्य में शिक्षा का अन्य उद्देश्य भारतीय धार्मिक पुस्तकों और लिटरेचर अति उत्तम रचनाओं को महत्वपूर्ण अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते थे, ताकि अंग्रेज लोग भी इनके बारे में जान सके, ठीक है।
अब उनको तो हिंदी नहीं आती थी, तो ये भारतीयों को ही अंग्रेजी सिखाने लगे, ताकि वो क्या है, एक एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर उनका काम कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आगे सिद्धि, आपने लास्ट टाइम महात्मा गांधी वाला आपने ही करवाया था ना? यस मैम। तो ये क्वेश्चन ना आप ही प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा जो बुनियादी शिक्षा है उसी के बारे में है, जो पीछे हमने मैम किया मेरी था। बुक में दे नहीं रखा, पूरा डिफरेंट हो रहा है मेरी बुक में। मैं खुद बहुत देर से सर्च आउट कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और बेटा ये जो महात्मा गांधी वाला है ना, ये तुम ऐसा करो, इसको स्किप ही कर दो, क्योंकि आपने वहां पे पढ़ा है महात्मा गांधी के व्यू। उन्होंने मेन तो किसकी बात की है, बुनियादी शिक्षा की बात की है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की है। बुनियादी शिक्षा के क्या उद्देश्य है, पेपर में आया है भाई, छुड़वा भी नहीं सकती, नहीं करना ही पड़ेगा। प्रीति आप पढ़ के आ जाओगे बेटा? ठीक है मैम, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। क्योंकि सारा पीछे महात्मा गांधी के व्यूज ही लिखने हैं इसमें, और क्या क्या है। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। फिर आएंगे हम कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। फिर प्राथमिक शिक्षा के ये सारी चीजें अलग अलग बात की गई है। ठीक है, तो कल के लिए प्रीति का रहेगा टॉपिक, और बाकी मैं करवाऊंगी। ठीक है, आज के में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आप क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू मैम। वेलकम बेटे।